अनिल जी, मेरा ही स्टॉक अदानी पावर ही है, बेहतरीन वॉल्यूम्स है, आज दिन भर का स्टॉक रहेगा। मार्केट कमजोर होते हुए भी ये स्टॉक अंडर करंट दिखा रहा है। तो मेरा मानना है कि 35 का छोटा सा बैरियर है, पर ये क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट जो बैरियर है वो आता है करीबन 39 से लेके 40 तक। तो 39-40 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन बनाने चाहिए। अभी फ्यूचर में मेरा स्टॉप लॉस 33 का रहेगा। कितना स्टॉप लॉस कितना बता रहे हैं सर अभी? फ्यूचर में 33, टारगेट 39-40। ओहो, 39-40 और बढ़ा दिए। मैं तो कुणाल जी राकेश जी के टारगेट को भी बड़ा समझा था, आपने बड़े टारगेट को और बड़ा और बेहतर कर दिया है। चलिए, ये है आपके लिए बेहतरीन राय आती है। ओके राजेश जी, जरा टोरेंट पावर पर राय दीजिए, जो आज सुबह पिक ऑफ द डे के तौर पर दिया है हमारे सेठी साहब ने। स्टॉक मजबूत हो रहा है, ऑलरेडी 3.25% मजबूत है, 312-13। क्या और जगह बची है इसमें ऊपर जाने की? जी अनिल जी, बिल्कुल। जिस तरीके का सेटअप है स्टॉक में, एक बेस फॉर्मेशन पे इंडिकेशन है करीब 310 के आसपास। इसमें अगर देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छा सपोर्ट है, और आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन हुई है, मुझे लगता है 320 से 325 तक के इसमें टारगेट आना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 308 रुपए का रखें, और 320-325 तक के टारगेट के लिए टोरेंट पावर में लॉन्ग पोजीशन रखना चाहिए। ओके, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, कोई हड़बड़ी नहीं। यहाँ पर ये ज्यादा बढ़िया होगा। और इस बीच एक स्टॉक और है जहां पर मजबूती होती दिख रही, वो है कॉनकोर। 383 के ऊपर खरीदना था। वागले साहब आप ये कह रहे थे 383 के ऊपर है, अभी चल रहा है 388 के आसपास। अभी लेना है या 383-84 का फिर से इंतजार करें? बताइए सर। अनिल जी, मेरा बाय कॉल ट्रिगर हो चुका है। जैसे 383 ब्रेक किया, 384-85 में काफी टाइम तक था, अभी 387 है, अभी बाय करें। 385 आता है तो और ऐड करें। 381 का अभी का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मेरा 395 का टारगेट है, जो मुझे लगता है आज के दिन में ही आना चाहिए। ओके, 395 का टारगेट आज ही आने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। एनबीएफसी काफी मजबूती के साथ ऊपर आ रहे हैं। जो पैकेज की बात की उसका शायद असर पड़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ तेजी बनती दिख रही है। लेकिन सीमेंट्स एक और स्टॉक है जो काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, आज के लो लेवल पर है, 4.5% नीचे, 1000 के नीचे आता हुआ। राजेश जी, सीमेंट्स पर राय दीजिए, 5% नीचे क्या करना चाहिए? और गिरावट है, कोई ट्रेड बनता है या रिजल्ट आ चुके हैं, प्राइस में छोड़ दे से? अनिल जी देखिए, करेक्शन के बाद स्टॉक एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 990-995 के आसपास है। ऑलमोस्ट ये मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि रिएक्शन जो आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अभी अगर 990 का लेवल नहीं तोड़ता है तो यहाँ से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करें। अगर 990 को होल्ड कर लेता तो एक पुलबैक जरूर बनेगा, स्टॉक में थोड़ा सेटल होने दे। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे अवॉइड करें। अगर किसी को एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक रिस्क ले सकते हैं, 980 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाय भी किया जा सकता है, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी की यहाँ से एक पुलबैक जरूर देगा। थोड़े अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होते हैं तो ये स्टॉक में भी एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो 980 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और टारगेट जो पुलबैक के बनेंगे 1020 तक के बन सकते हैं। चलिए, ये अच्छा है। कॉन्ट्रा कॉल इस वक्त 980 के स्टॉप लॉस के साथ सीमेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं, 1020। इन्फोसिस 4% नीचे। बंसल जी, कुछ सुना है क्या वजह से इतना नीचे? ऐसी कोई खबर ऐसी सुना? एक एक्विजिशन की खबर थी, लेकिन वो तो बहुत छोटा सा ही था, ऐसा कुछ खास था नहीं जिसकी वजह से ये गिरे। 4.5%, 4% क्यों नीचे इन्फोसिस, और अब क्या करना चाहिए? अनिल जी, यहाँ पर जैसे अभी राजेश जी ने बोला, अनिल जी कॉन्ट्रा जाना चाहिए। पैटर्न में अनिल जी डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है। 660 का एक अहम सपोर्ट है, जल्दबाजी ना करें अनिल जी। अभी 20-25 मिनट और देखें, अगर इन्हीं स्तरों पे चलता है तब यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए। 660 के नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, तब यहाँ पर डिस्टॉर्शन होगा। पैटर्न एकदम परफेक्ट है। इन्फोसिस में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए, थोड़ा रुक के थोड़ा और सस्टेन करे तब इन्फोसिस को खरीदना चाहिए। बट अनिल जी, एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है रडार पर, उसके लिए बिगुल की गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के। ओके, तो चलिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए तैयार। बताएं सर। अनिल जी, एनबीएफसी फ्लेवर में है, और एनबीएफसी में अनिल जी इंडिया को लॉजिंग अनिल जी ब्रेकआउट लेके खड़ा हुआ है, और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है, एक बड़ा उछाल। और हम सब जानते हैं जब इंडिया मूव चलता है तो काफी तेजी से चलता है, तो उस बड़े मूव के लिए
इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। कल भी हमारे रडार पर ये स्टॉक था, कल भी अनयूजुअल वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिल रही थी और आज हम इसमें शुरुआती ट्रेड में ही फॉलो थ्रू बाइंग देख रहे हैं, जबकि बाजार का मूड खराब है। और ये जो ब्रेकआउट है अनिल जी, हमें लगता है कि इसमें बड़े टारगेट्स आएंगे। जो हमारा इवेंचुअल टारगेट है वो 157 रुपए का है, लेकिन इस ट्रेड के लिहाज से जो टारगेट दे रहे हैं, पहला टारगेट 145 रुपए का, दूसरा टारगेट 148 रुपए का, तो 145, 148 के टारगेट के लिए बाय करें। 134 रुपए पर स्टॉप लॉस रखना है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस खरीदने के लिए है। ओके, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 138 140 की रेंज में आपको करनी है खरीदारी। 138 140 इज बाइंग रेंज। 134 134 रुपए स्टॉप लॉस का लेवल है। 145 145 पहला टारगेट, 148 148 दूसरा टारगेट। तो खरीदारी करने की राय। और आपकी बात करते करते स्टॉक तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, काफी तेजी से भागा है। डे हाई पर 140 के पार निकलता हुआ 142 पर ट्रेड कर रहा है, 4.5% मजबूत यही स्टॉक ऐसा रहा। और कुणाल जी, राकेश जी, आपका अदानी पावर, किरण जी आपका भी 10% का ऊपरी सर्किट लगाकर 15 मिनट के लिए विश्राम करता हुआ। और आपके दोनों ही कॉल, भाई साहब क्या नाम है आजकल आपका, कुणाल जी और राकेश जी, ऐसा लग रहा है भाई आज आप ही का दिन है, जरा एक्टिव हो जाइए। मिडास टच, अदानी पावर आपका सर्किट लग चुका है। आईबुल हाउसिंग ऐसे दौड़ लगा रहा है जैसे कि मतलब उसको रुकना नहीं है। तो आपको आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, ज्यादा काम करना है, तैयार हो जाइए उसके लिए, क्योंकि आपके कहे अनुसार स्टॉक कभी कभी कहते हैं ना, आज हाथ आपका जमा हुआ है। तो आज आप मतलब पहली बॉल से ही फुल फॉर्म में एकदम। तो वो बंसल जी आज क्या मतलब टेस्ट मैच में 2020 वाली सेंचुरी मारने का इरादा है? देखिए अनिल जी, कुणाल जी के साथ थोड़ी लिमिटेशन है, उनके सामने टीवी नहीं लगा हुआ है, नहीं तो वो जरूर हाईलाइट करते हैं। आज आप अपनी अनिल जी चार्मिंग वो लकी वाली येलो शर्ट के अंदर है, टाई मिसिंग है। तो अनिल जी ये येलो शर्ट का कमाल है, जो स्टॉक चल रहे हैं। अरे वाह, कुणाल जी को एक आप टीवी गिफ्ट कर दो। टीवी नहीं है उनके पास तो। हाँ अनिल जी ये बताइए, क्या थर्सडे टाइलेस डे आपने घोषित कर दिया है? अरे भाई साहब मतलब अभी है ना, पॉइंट ये है कि वो पूरा बॉर्डर तो ऑफिस से घर पे लाया नहीं, तो अभी गिनती के टाइम उसमें ज्यादातर लाल लाल वाली बच गई है। तो रोज रोज लाल पहनने में मतलब वो बड़ा ऐसा लगने लगा कि ये रिपीटेशन बहुत हो रहा है। अच्छा, सब ज्यादातर टाइम लाल कलर की, पता नहीं क्यों किसने बनाई है, आविष्कार ऐसा किया है। हर टाइम में कहीं कहीं दूर दूर से लाल रंग तो आ ही जाता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो गुरुवार के दिन मैंने दीप ने डिसाइड किया, सुबह हमने डिसाइड किया कि दीप टाई नहीं पहने, बोले नहीं पहने। चलो ठीक है, थोड़ी होमली वाली फिल्म, तो आप भी चाहे तो मौके का फायदा उठा सकते हो। पिछली बार को देख के वागले साहब, इधर आप देखिए किरण जी, राजेश जी, तीनों तो एकदम फॉर्म में आ गए, तीनों बिना टाई के हैं। अगली बार आप भी गुरुवार को एंजॉय कीजिए और शुक्रवार को तो टी शर्ट। मैं सोचता हूँ कल तो, अब तक हम लोग है ना हमेशा टी शर्ट वही वाले पहनते हैं, कॉलर वाले। कल एक काम करते हैं, कल राउंड नेक वाला या वी नेक वाला टी शर्ट का इंतजाम किया जाए। बहुत हो गया, थोड़ा थोड़ा लाइफ में चेंज होते रहना चाहिए। तो चलिए कुछ तो कुछ चेंज होता रहा, लेकिन इसमें चेंज होता दिख रहा है बाजार में। जहाँ खुले वहां से बढ़िया रिकवरी आती हुई दिख रही है और निफ्टी बैंक निफ्टी निचले जोन से रिकवर होकर अब अच्छे लेवल पर आ रहा है। 9275 पर आया है निफ्टी और बैंक निफ्टी 19335 पर। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा रिकवरी नहीं आई है, लेकिन निफ्टी में रिकवरी ठीक है, 75 पॉइंट की रिकवरी कम नहीं है। तो पहले 15 मिनटों में अच्छी रिकवरी मानी जाएगी जो आती हुई दिखी है। टाटा पावर आमतौर पर दोनों साथ साथ में ही चलने वाले स्टॉक्स हैं। तो टाटा पावर अब 7% ऊपर होता हुआ दिख रहा है। जरा किरण जी इसके चार्ट देखकर बताइए, अदानी पावर के बाद टाटा पावर में भी कुछ दम बचा है या हो गया? अनिल जी, टाटा पावर रिलेटिवली आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पर रिलेटिवली चार्ट पैटर्न थोड़ा सा वीक है। तो मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ स्टॉक में, पर फिर भी मोमेंटम है तो बिल्कुल एक इधर से और ऊपर का स्तर देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर सेक्टर इन जनरल अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी अगर बाय करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस एकदम नजदीक है 3170 में। कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, अभी 3170 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ₹1 नीचे, और हम 35 के नजदीक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो टाटा पावर पर ये बन रही है राय। इस बीच पालिया साहब को बधाई, उन्होंने कहा कि सीमेंस पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं। जब 1000 के नीचे आया था
आप देखिए तो सीमेंस 1030 पर आ गया है, तो मिनटों में आपने 3% की रिकवरी देखी है जहां तक सीमेंस का सवाल है। और पालिया जी ने तो पहले ही कहा था कि अगर आप चाहें तो इन लेवल्स पर एक कॉन्ट्रा बाय कर सकते हैं और 3% की इमीडिएट रिकवरी आई है। तो सीमेंस पर आप नजर रखिए, अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। गिरावट कहां आ रही है? एनटीपीसी, हालांकि हम देख रहे हैं कि बाकी पावर स्टॉक्स अच्छा पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। एनटीपीसी तो शुरुआत में गैप अप के इंडिकेशंस दे रहा था, अब पूरा रिवर्स हो गया है और 3.5% नीचे है। तो बाकी पावर स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी, बट एनटीपीसी जो सबसे बड़ा पावर जनरेटिंग कंपनी है वहां पर 3.5% की गिरावट आ रही है। तो यहां पर नजर जरूर रखेंगे जहां तक आने वाले ट्रेड का सवाल है। इन्फोसिस की बात करी थी अनिल जी ने अभी, पर आप देखिए तो सारे ही आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर बनता दिख रहा है। टेक महिंद्रा दबाव में आता हुआ दिख रहा है, टीसीएस, विप्रो, इन सभी पर दबाव है इस समय। और हिंडाल्को जो अनिल जी की आज कॉल थी वहां पर भी प्रेशर है। एमएनएम पर बिकवाली है, वापस 400 के लेवल्स पर आता हुआ दिख रहा है। किरण जी, एमएनएम के साथ क्या करना चाहिए? 400 के लेवल्स पर है, यहाँ पर सपोर्ट लेगा या यहाँ से और वीकनेस आएगी? मुझे लगता है एमएनएम इसी स्तर पे ट्रेड करता नजर आएगा। एक गैप छूटी थी परसों के दिन, वो टेस्ट हो गई, लगभग टेस्ट हो गई, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा साइडवेज रहेगा और उसके बाद एक अपमूव ही देखने को मिल जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता इधर से एमएनएम में गिरावट देखने मिलेगी। एक 5-6 दिन पहले एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया था हमने, बाय कॉल भी दिया था स्टॉक में और उधर से एक अच्छी मूव आई थी। वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, वो ट्रेंड लाइन को ही टेस्ट किया और वापस ऊपर चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर से ज्यादा गिरावट नहीं है। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 395 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन रखे। मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन अगर देते हैं तो मुझे लगता है कि 420 और उसके ऊपर के लेवल टेस्ट होते नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो ये अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो एक कॉन्ट्रा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर एमएनएम का सवाल है। शुरुआती सत्र में लगभग 2.5-3% नीचे ट्रेड हुआ है। स्वागत करते हैं सुमित बगड़िया जी का भी। और सुमित जी, सैटेलाइट, बीटीएसटी, छोटा ऑप्शन जो भी कॉल हो वो आप दे दीजिएगा। पर एक स्टॉक में जो आपसे पूछना चाहूंगा, कल आपने इसके बारे में राय दी थी, बल्कि कल आपने शायद इस पर बिकवाली भी दी थी। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपने कल बिकवाली की राय दी थी। वीकनेस के बाद थोड़ा रिकवर भी हुआ था, आज फिर से 2% नीचे खुला है और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मूव आना चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। कल हमने ऑलमोस्ट टॉप के आसपास गेल के अंदर बिकवाली का सलाह दिया था, फिर लो लगा के रिकवरी आया और आज वापस कल का लो ऑलमोस्ट ब्रेक करने आ गया है। तो 87 का लेवल ब्रेक होने के बाद गेल के अंदर और भी बिकवाली देखने को मिलेगी और फिर और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के गेल के अंदर सेल का पोजीशन होल्ड करें। 87 का लेवल टूटता है तो फिर 85 तक का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन कॉस्ट का स्टॉप लॉस जरूर लगाए गेल के अंदर। अच्छा दीपांशु, अभी आपने कहा कि कोई कॉल हो तो बताइए, तो आप सैटेलाइट भी प्लीज बिल्कुल बजा सकते हैं। बिल्कुल, आज का पहला सैटेलाइट बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए। बताइए सुमित जी। देखिए दीपांशु, कैश वाला स्टॉक रडार पे आया है, जस्ट अभी मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल रहा है। 318-319 का भाव है। फाइनेंशियल स्टॉक है कैनफिन होम, 318-319 का भाव है। कल का हाई ब्रेक हो रहा है कैनफिन होम के अंदर। मेरे को लग रहा है यहाँ से आज के दिन में और कल के दिन में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस बनाए यहाँ पे सीएमपी पे। नीचे में इंट्राडे के लिए 308 का स्टॉप लॉस होगा और कैरी ओवर पोजीशंस के लिए 300 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। कैनफिन होम में ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। जिस तरह का कैंडल फॉर्म हो रहा है उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि कैनफिन होम यहाँ से ऊपर में 335 रुपए से लेके 350 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी ही दिखाएगा। 335 होगा इसका इमीडिएट टारगेट और 350 होगा इसका दूसरा टारगेट। तो इसको यहाँ पे बाय करें। इंट्राडे का स्टॉप लॉस 308, कैरी ओवर का स्टॉप लॉस 300। ओके, तो एक बड़े टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं जहां तक कैनफिन होम्स का सवाल है। हम देख ही रहे हैं कि लगभग सभी एनबीएफसीज में अच्छी तेजी आ रही है। तो वायदा कारोबार में तो काफी एक्टिव नेम्स हैं। आप कैश यूनिवर्स में देखें तो कैनफिन होम्स अच्छी खरीदारी दिखा रही है। चलिए बिगुल बजाते हैं और स्वागत करते हैं सिमी जी का बीटीएसटी कॉल के लिए। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए पहली स्ट्रैटेजी कौन सी रेकमेंड करना चाहेंगे? दीपांशु, मेरे पास आज 2 कॉल है। एक कोटक बैंक जिसमें बाय कॉल है। कोटक बैंक को करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 1185 के नीचे स्टॉप लॉस होगा। 1230 का पहला टारगेट और 1245 का दूसरा टारगेट कोटक को खरीदा जा सकता है। मेरा दूसरा स्टॉक होगा मुथूट फाइनेंस, जो करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा। 810 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 845 और दूसरा होगा 856। ये 2 टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस को
करना जा सकता है। मैंने आज बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के ऊपर ही जोर लगाया है। देखते हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर करता है कि नहीं। छोटा सेटअप के बाद मुझे लगता है कि आज शायद रिकवर करेगा और मुझे ओवरऑल चार्ट पर तो अच्छा ही है, पर 850 के ऊपर ही ब्रेकआउट होगा। मैं प्रीएम कर रही हूँ, देखती हूँ कि शायद आज ही, मेरा तो मन है कि शायद आज ही 850 छुएगा, पर इसका क्लोजिंग 855 के ऊपर होना पड़ेगा दीपंशु, इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आने के लिए। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल पर मुथूट फाइनेंस और करंट लेवल पर कोटक बैंक दोनों को ही खरीदा जा सकता है। ओके, तो खरीदारी करने की राय है आपके लिए। दोनों ही बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक में सीमेजी की तरफ से कोटक बैंक खरीदिए 1165 1165 का स्टॉप लॉस, 1230 1230 का पहला टारगेट, 1245 दूसरा टारगेट, और साथ ही मुथूट फाइनेंस ये है दूसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय 810 810 का पहला टारगेट होगा और 810 का स्टॉप लॉस होगा, सॉरी, और 845 845 पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ पर मुथूट फाइनेंस में दो टारगेट है सीमेजी की तरफ से, पहला 845 है, दूसरा 856, इन दो टारगेट के लिए। आइए अब यहाँ पर बिगुल है आपके लिए BTST कॉल्स और साथ ही दोनों चार्ट कोनों का। तो पहले चार्ट कोनों का बिगुल कुणाल जी राकेश जी फास्टेस्ट सिंगल फर्स्ट में आगे निकलते हुए। जी सर बताएं। खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस पर, जहां बड़े पैमाने पर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कल एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और अब जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, नीचे में काफी बड़ा बेस यहाँ पर बन गया है। नीचे में 2170 2200 के राउंड काफी बड़ा बेस बन रहा है और ये स्टॉक बजाज फाइनेंस जिस तरीके से NBFCs के लिए अनाउंसमेंट आई है, ये स्टॉक 2350 2380 के भाव इंट्राडे में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय है बजाज फाइनेंस पर। ओवर टू कुणाल जी। जी देखिए, खरीदारी की दो मुख्य वजह हैं। सबसे पहले तो देखिए वॉल्यूम एडिशन निचले स्तरों पर बहुत ही बढ़िया होता हुआ नजर आ रहा है। कई दिनों से हम इसमें कंसोलिडेशन और वॉल्यूम एडिशन देख रहे हैं जो कि एक्यूमुलेशन का संकेत है। और दूसरी बात RSI डाइवर्जेंस है बिल्कुल स्पष्ट चार्ट पर और अब ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो बजाज फाइनेंस को बाय करें 2195 2195 पर एक स्टॉप लॉस रख ले। पहला टारगेट 2290 रुपए का और दूसरा टारगेट 2325 रुपए का। तो 2325 के इवेंचुअल टारगेट के लिए बाय करें। और अनिल जी, बंधन रहित कर देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टाई उतार देने के बाद अनिल जी बिल्कुल आजादी महसूस हो रही है। अरे वाह क्या बात है। और अब आप बड़े पिंक दिख रहे हैं, पिंक ऑफ हेल्थ, पिंक ऑफ वेल्थ, तो बधाई है। चलिए बहुत बढ़िया, मतलब अच्छी चीजों को तुरंत प्रभाव से लागू हो जाए। मतलब इतने दिन से सोच रहा था, मतलब आपको मैं जबरदस्ती टाई सूट में बांध के रखे हुए था। आइए बागले साहब के लिए बिल्कुल जल्दी से करते हैं BTST के लिए। अनिल जी, ये मेरा भी स्टॉक बजाज फाइनेंस ही है और कुणाल जी और राकेश जी मेरे आगे निकल गए, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सही स्टॉक स्पॉट किया है। 2275 से 2300 तक का मेरा इंट्राडे टारगेट है। मतलब यहां से भी मुझे 50 रुपए की अप मूव दिखाई दे रही है। और करंट लेवल अभी बात करते करते 2255 हो गया। तो मेरा अभी स्टॉप लॉस मैंने 2200 के नीचे दिया था पहले। तो अभी मैं कहूंगा 2215 2218 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 2300 का टारगेट। और ये इंट्राडे ही है, मुझे लगता है इसको कल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। 2300 2320 तक स्टॉक आज जा सकता है। बिल्कुल, तो एक अच्छी दौड़ लगाता हुआ बजाज फाइनेंस लगातार दूसरे दिन आप अच्छी तेजी बनते हुए देख रहे हैं स्टॉक में। आइए बिल्कुल बजाते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की तरफ से आज के 2000 में क्या रिकमेंडेशन है। बताएं सर, आपको भी कोई NBFC पसंद आ रही है? शॉर्ट नहीं, मुझे शॉर्ट करने की राय है, लेकिन हाँ वो थोड़ी मिलता जुलता ही सेक्टर है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट करना है सरकारी कंपनी REC को। और अच्छी बात है कि हरे निशान में है, ऊपर है, 101 रुपए के आसपास REC ट्रेड कर रहा है। 100 101 इस रेंज में आप शॉर्ट कर सकते हैं।
104.50 का आज हाई है, 105 का स्टॉप लॉस लगाइए, 100 से 101 रुपए की रेंज में आरईसी को शॉर्ट करना है। और वजह ये कि देखिए कल आपने जो डिस्कॉम वाला पैकेज देखा था कि भाई जो डिस्कॉम यानी कि बिजली वितरण कंपनियां हैं उनको 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि 90,000 करोड़ रुपए किस तरह से दिए जाएंगे, ये 90,000 करोड़ दिए जाएंगे आरईसी और पीएससी की तरफ से। तो ये दोनों ही कंपनियों के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉइंट क्या है, बिजली वितरण कंपनियों को डिस्कॉम्स को पैसे चाहिए, तो उनके लिए तो पॉजिटिव है, चले समझ में आता है। जो पावर प्रोड्यूसर है उनको तो पैसे मिलेंगे, क्योंकि डिस्कॉम्स को मिलेंगे तो उनको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पैसे दे कौन रहा है? पैसे सरकार नहीं दे रही है, पैसे आरईसी और पीएफसी के जरिए दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि पीएफसी और आरईसी को पैसे जुटाने होंगे मार्केट से, वो पैसे जुटाएंगे और वो पैसे देंगे डिस्कॉम्स को। अब वो जब पैसे देंगे डिस्कॉम्स को तो उनके पैसे की गारंटी क्या है? तो ये गारंटी राज्य सरकारें देंगी, केंद्र सरकार नहीं दे रही, राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार ये कहेंगी भाई कि जो भी हमारे स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उसको जो आप पैसे दोगे, फाइनेंस करोगे, उस पे हम आपको गारंटी देंगे। अगर उन्होंने ये नहीं चुकाया तो हम चुकाएंगे। और सारे डिस्काउंट 2-3 को छोड़ दो क्योंकि उनकी हालत कितनी खराब है आपको पता है। अब प्रॉब्लम क्या है? चलिए राज्य सरकार की गारंटी है, लेकिन आपने थोड़े से वक्त पहले सुना होगा जो केरल के फाइनेंस मिनिस्टर आइजैक जॉर्ज, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमको 9% में उधार लेना पड़ रहा है, राज्य सरकारों को 9% में उधार लेना पड़ रहा है, 2-3 महीने से रेवेन्यू नहीं के बराबर है। तो अब अगर राज्य सरकारों से पीएफसी आरईसी को पैसा लेना पड़ा तो इन्हें देगा कौन? वो देंगे सामने बॉन्ड, और वो बॉन्ड के जो यील्ड्स होंगे वो होंगे एकदम कम। तो पॉइंट सिंपल है, आपको हायर यील्ड पे मार्केट से बोरो करना है, अपनी बैलेंस शीट वीक करनी है। उस बैलेंस शीट को वीक करके आपको डिस्कॉम्स को पैसा देना है, और डिस्कॉम से पैसा आ गया तो ठीक, नहीं आया तो राज्य सरकारों की तरफ देखना है। राज्य सरकार आपको कहेगी ये पकड़िए जी बॉन्ड, ये बॉन्ड एंजॉय कीजिए, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम आपको बॉन्ड के हिसाब से दे देंगे। तो मेरा ये पॉइंट है कि इन सारी चीजों को देखते हुए एक्चुअली इन कंपनी, और यही वजह कि आज एक शायद लोग इस खबर को ढंग से एनालाइज नहीं कर पाए, यही वजह कि गैप से खुला और गैप से खुलने के बाद नीचे आ रहा है। स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से कल परसों 2 दिनों में 10-15% चल चुके हैं। तो फंडामेंटली भी यहाँ पर जो इनकी तेजी बननी थी हो चुकी है। तो मेरा ये समझना है कि आज के हाई का स्टॉक लॉस रख लीजिए, 104.50 है तो 105 का स्टॉक लॉस रख लीजिए, और नीचे की तरफ आपको टारगेट रखना 97 रुपए, 97 और 94 दो टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। 97, 94 दो टारगेट के लिए बिकवाली करके चलना है। पीएफसी भी गिरेगा, आरईसी भी गिरेगा, दोनों ही गिरेंगे, दोनों साथ साथ गिरेंगे, और दोनों के लिए खबर सेम है। मैंने आपको जो ठीक लगे, आरईसी ठीक लगे आरईसी बेचिए, पीएफसी ठीक लगे पीएफसी बेचिए, क्योंकि आरईसी हरे निशान में था इसलिए मैंने आरईसी बेचना ठीक समझा। पीएफसी के लिए भी नीचे के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पीएफसी के लेवल्स राजेश जी को पूछ लेता हूँ। राजेश जी, नीचे पीएफसी कहां तक जा सकता है जरा ये बता दीजिए। आरईसी के लेवल से मैंने 97 और 94 के टारगेट दे दिए हैं, बताएं सर। सप्लाई ऊपर से बना है और ये न्यूज के बाद जिस तरीके से प्रेशर बना है, मुझे लग रहा है कि इसका जो पहला लक्ष्य होना चाहिए वो 85 रुपीज का होना चाहिए। 85 के नीचे जाता है तो थोड़ा और यहाँ से प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि इसको 82 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो 85 और 82 दो टारगेट रहेंगे करंट लेवल से, और मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस इसका बन के आता है वो 91.50, 91 का भी स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्ट पोजीशन रख सकते हैं 85 और 82 के टारगेट के लिए। ओके, तो आरईसी पीएफसी इन दोनों पर ही आपको कमजोरी दिखेगी, और अनिल जी को तो पसंद भी आता है कि मजबूत स्टॉक्स अगर ऊपर हो और उनके लिए नेगेटिव खबर हो तो आप अच्छे लेवल पर शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए 101 पर शॉर्ट की रिकमेंडेशन दी थी, ऑलरेडी 99 के नीचे आ गया स्टॉक। 97 पहला आपका टारगेट है जहां पर आपको नजर रखनी है। चलिए अब स्वागत करते हैं जय ठक्कर का और जान लेते हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में वो कौन सी स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं। मॉर्निंग जय, बताइए आज की पहली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। एनबीएफसी के लिए बहुत ही अच्छा पैकेज कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। इक्विटास का 55 का कॉल ऑप्शन लेना है, एट द मनी कॉल ऑप्शन जो करीब 5 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है। इक्विटास का कॉल ऑप्शन जो 5 रुपए मिल रहा है उसमें मैं कहूंगा दीपांशु नीचे में हम स्टॉप लॉस रखेंगे 3 रुपए का, 2 रुपए का ओवरऑल नेट स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में जो टारगेट बन रहे हैं 8.5 से लेकर 10 के बन रहे हैं, 10.5 to 10 के टारगेट, और ये बहुत ही क्विकली दिखने मिलने चाहिए, बिकॉज जो हिसाब से ये स्टॉक में मैं कहूंगा क्लियरली एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है कि इसके टारगेट आज ही अचीव हो गया। तो ये मेरा पहला बाय रिकमेंडेशन है, इक्विटास का एट द मनी कॉल ऑप्शन 55 वाला। सेकंड अगर हम देखें दीपांशु को
मैं कहूंगा ये मेरा सेकंड बाय रिकमेंडेशन कॉल ऑप्शन नहीं है, वो कंटेनर कॉर्पोरेशन है। काफी समय के बाद ये स्टॉक में इनफैक्ट आज एक बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने मिल रहा है। कल एक ब्रेकआउट आया बढ़िया सा, इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ते हुए नजर आया हमें। ये स्टॉक में 400 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है दीपांशु, ये आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है। 400 का कॉल ऑप्शन 16 रुपए में मिल रहा है अभी, और इसके जो प्राइस टारगेट है वो करीब करीब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऊपर में 414 420 तक जाना चाहिए कंटेनर कॉर्पोरेशन में, एटलीस्ट ये सीरीज में ये देखना चाहिए। तो ये 16 रुपए वाला अगर कॉल ऑप्शन तब अगर हम देखें तो इसकी वैल्यूएशन करीब करीब मैं कहूँगा 32-35 तक की हो जाएगी। हावेवर शॉर्ट टर्म के लिए हमारे जो इसमें टारगेट बना हुआ है वो 26 रुपए का पहला है, 16 रुपए बाय करना है, 26 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 30 रुपए का, और इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 11। ओके, तो ये है छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई में। 2 ऑप्शन खरीदने की राय जय की तरफ से। इक्विटास खरीदिए, 55 रुपए का कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला है, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 8.5 और 10 रुपए का टारगेट, और सामने एक मतलब जो 55 का कॉल ऑप्शन है, स्टॉप लॉस 3 रुपीज, टारगेट 8.5 10 रुपीज। कौन ये खरीदना है? 400 रुपए का कॉल ऑप्शन 400, 16 रुपए के आसपास, 16 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस 11 और टारगेट 2630 ये है। और अब बसीन साहब कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल बिगुल की फरमाइश की है कुमार जी और राकेश जी ने। वो कह रहे हैं हमारे पास बड़ा स्पेशल है, तो पहले बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का, फिर पूछते हैं भाई ऐसा क्या स्पेशल है। चलिए। जी कुणाल जी, राकेश जी बताएं सर क्या स्पेशल है कॉल? एकदम ये वाला आप बता रहे हैं बड़ा स्पेशल कॉल है, क्या है स्पेशल? अनिल जी, ये जो कॉल है ये पिक ऑफ द डे को फुलफिल करता है, बट हमने पिक ऑफ द डे क्लोजिंग सेशन के लिए लिमिट कर रखा है, बट सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो पहले तो सब व्यूअर से गुजारिश है सन टीवी वाला काम ना करें, जिसको 412 413 काफी ऊपर बढ़ने के बाद लिया था। तो जब ये स्टॉक दे 19 स्तरों पे लेना चाहिए। काफी बढ़िया अनिल जी पैटर्न है, और ओवरवेट खरीदारी की राय है कैडिला हेल्थ केयर पर। इस स्टॉक में नीचे में ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बना है, डिफेंसिव काउंटर है, किसी भी मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा, और यहाँ पर एक बड़ा उछाल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो कैडिला को खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। मेरा एक ही अरमान है कि ये चार्ट आप को काश में दिखा पाता। तो अनिल जी, अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो इसमें 2 कारण हैं खरीदारी के। एक जो राकेश जी ने मेंशन किया, एक बहुत ही बेहतरीन राउंडिंग बॉटम पैटर्न निचले स्तरों पर बना है, और दूसरी वजह है कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो कैडिला हाई कन्विक्शन कॉल है, जहां पर 360 रुपए से पहले कोई बाधा नहीं है।
है।